हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा है, या हम कह सकते हैं बिहार स्पेशल एजुकेटर की जो पात्रता परीक्षा है, वहाँ पे 5 सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं उसका यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट करने का तरीका रहता है किसी भी सब्जेक्ट का, सिर्फ क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि यहाँ पे हम बहुत अच्छे से एनालिसिस के साथ करते हैं कि अगर क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। इसका करने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ये क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर ले, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी आसानी से कर ले, या कुछ अलग क्वेश्चन दे तो आप एक थिंकिंग वहाँ पे आपके अंदर एक डेवलप हो जाएगी कि हाँ, क्वेश्चन को सही कैसे करना है, गलत कैसे कौन सा हो सकता है। ठीक, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक बेहतर एनालिसिस के साथ। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और मानसिक पहलुओं का संयोजन विकास के सिद्धांत को संदर्भित करता है। मतलब जहाँ पे हर एक प्रकार का जो विकास है वो हो तो कौन सा विकास हो, कौन सा सिद्धांत होगा। तो अगर ऑप्शन से हम चलें तो चौथा ऑप्शन क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, तो ये तो निरंतरता का सिद्धांत है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें सारे पहलुओं के लिए है, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, भावनात्मक हो, शैक्षिक हो, मानसिक हो, सभी पहलुओं के लिए है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या दिया है, अंतर संबंध का सिद्धांत। बिल्कुल नहीं। ठीक, क्योंकि इसमें सिर्फ एक या दो या दो से अधिक की बात नहीं होगी। या तो शारीरिक सामाजिक सिद्धांत को अंतर संबंध करेगा, या तो सामाजिक भावनात्मक, ये भी गलत हो गया। दूसरा क्या, एकीकरण। ये हमारा सही, क्योंकि एकीकरण का मतलब ही होता है कि इंटीग्रेटेड। ठीक, इंटीग्रेटेड का मतलब सब कुछ। तो सब कुछ का मतलब क्या हो गया, जितने भी यहाँ पे तरह के विकास, चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे मानसिक हो, हर एक प्रकार का जो विकास है वो किस में आता है, एकीकरण के सिद्धांत में आता है। तुम्हारा ये सही हो जाएगा ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, दर के विभेदन सिद्धांत, ये तो गलत ही है। ठीक, इस ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन या ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा, एकीकरण का सिद्धांत। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन की बात करें दूसरे की, यहाँ पर एक बिल्ली को देखने के बाद एक बच्चा कहता है कि यह कुत्ता है, क्योंकि बच्चा अधिगम करता है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं। यह विचार किसका प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो, बच्चे का जो स्कीमा पहले था बिल्ली को लेके कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, यही उसको समझ में आया कि अगर कुत्ते के भी 4 पैर हैं तो वो बिल्ली होगा। ठीक, तो उसको कुत्ते के बारे में नहीं पता, तो मतलब जो स्कीमा का गठन किया था वो तो गलत हो गया। ठीक, तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ मतलब नहीं सीख रहा है, क्योंकि वो अब ये कह रहा है कि जो कुत्ता है ये भी बिल्ली है, क्यों, क्योंकि इसके 4 पैर हैं, तो वहाँ पे चीज़ों के क्या कर रहा है, आत्मसात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ किसका प्रतिनिधित्व हो रहा है, आत्मसात करना। अब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि स्कीमा का गठन तो पहले ही हो चुका था, क्योंकि जब वो बिल्ली को देखा था तो ये फिक्स कर चुका था कि बिल्ली जो होती है उसके 4 पैर होते हैं, इसीलिए वो कुत्ते को भी बिल्ली समझ रहा था, क्योंकि उसके भी 4 पैर थे। ठीक, तो स्कीमा गठन पहले था, उसको सही करके अगर उसको आत्मसात कर रहा था तो क्या हो जाएगा, आत्मसात करना। तो आई थिंक चीज़ समझ में आएंगी। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि बच्चे के विकास क्रम में सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है। बच्चों का जो विकास है उसका सिद्धांत क्रम में क्या सही है। पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे पहला, सिर से पैर तक शरीर में फैले बच्चे के विकास को समीप, दूराभिमुख या प्रॉक्सिमोडिस्टल अनुक्रम कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जैसे पैर की तरफ होता है उसको सिफालोकॉर्डल बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं सिर पदाभिमुख। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, उल्टा दे दिया है। अब दूसरा ऑप्शन की अगर बात करें तो क्या दिया, एक बच्चे का विकास जो शरीर के मध्य भाग से लेकर पूरे परिधि भाग तक फैलता है उसको सिफालोकॉर्डल कहते हैं। बिल्कुल गलत है, ये इसका है, प्रॉक्सिमोडिस्टल का है। ठीक, जिसको हम बोलते हैं समीप दूराभिमुख। तो इसमें पहले वाले का दूसरा दे दिया, दूसरा वाले पहला, मतलब दो के दोनों यहाँ पे आपके गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि अगर समीप दूराभिमुख की बात किया जाए तो उसमें क्या होता है, बच्चे के शरीर मध्य से बाहर के परिधि भाग तक फैलता है, तो ये हो जाएगा। और अगर इसकी बात की सिफालोकॉर्डल की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, बच्चे का शरीर है वो सिर से पैर की तरफ फैलता है। ठीक है, वही यहाँ पे दिया, सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। ठीक, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। ए और बी दोनों गलत हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अपनाई जाती है। अब देखो, प्रगतिशील शिक्षा के अंदर कोई एक विधि अपनाई नहीं जाती, दुनिया की जितनी भी विधियाँ होती है सब प्रगतिशील के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे सीधा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी आप समझ लीजिए, परियोजना भी, समस्या भी बिल्कुल सही है, परियोजना व्याख्या भी ये भी सही है, समस्या और प्रश्नोत्तर भी सब सही है। मतलब प्रगतिशील शिक्षा का मतलब भी होता है कि सिर्फ आप एक ही विधि पे डिपेंड या 2 विधि पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपको जितनी विधियाँ सब इस्तेमाल करना। प्रगतिशील का मतलब ये हर बच्चे के लिए अलग अलग विधि का आप उपयोग कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी 4 के 4 ऑप्शन, यहाँ पे 3 के 3 ऑप्शन आपके सही हैं।
इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत लेव वाइगोस्की द्वारा नहीं दिया गया। अब थोड़ा सा अगर लेव वाइगोस्की सिद्धांत के बारे में समझें तो इन्होंने क्या था, बच्चों का जो विकास होता है समाज के हिसाब से होता है। मतलब अगर समाज में एक बच्चे को छोड़ दिया जाए तो अपना डेवलपमेंट चाहे भाषा को हो या चाहे और किसी चीज़ का वो अपने आप कर लेता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं इनके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बिल्कुल सही, इन्होंने कहा था कि अगर बच्चे को समाज में छोड़ दिया जाए तो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, ज्ञान का अर्जन सामाजिक संदर्भ के बिना हो सकता है। बिल्कुल गलत है ये। इनका वाइगोस्की का मतलब ही यही था कि सामाजिक संदर्भ के बिना आपका विकास हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे दिया कि उसके बिना हो सकता है। तो ऑप्शन पूछा था नहीं, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि नहीं के बारे में पूछा है। तीसरा ऑप्शन की बात करें, अधिगम की मध्यस्थता की जाती है। बिल्कुल, अगर बच्चा सीखता है किसी न किसी से सीखेगा, किसी ने देख को किसी का अनुकरण कर सीखे, तो यही हो गया। चौथे ऑप्शन की बात करें, आप क्या दें, संज्ञानात्मक विकास में भाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा, जो कि गलत है। और वही आपसे पूछा था कि कौन सा वाइगोस्की सिद्धांत नहीं है, तो इसमें क्या दिया, सामाजिक संदर्भ के बिना हो सकता है। जबकि ऐसा नहीं, वाइगोस्की ने कहा है कि किसी बच्चे को समाज में छोड़ दो तो अपना विकास खुद ही कर लेता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि पूर्वी विश्लेषण करती है कि, पूर्वी एक लड़की है, विश्लेषण करती है कि उसके बच्चे की आँख और नाक उसके पति के समान है। तो अपने विचार को वह कैसे संभव हो सकता है, मतलब ये चीज़ें कैसे हुई, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक, अब इसमें पहला ऑप्शन क्या है, बच्चे को दिए जाने वाला पोषण क्या है। ऐसा नहीं है, बच्चे को कुछ भी खिला पिला दोगे तो ऐसा थोड़ी कि नाक और कान उसके पति जैसे हो जाएगी। बिल्कुल गलत। दूसरा क्या है, कोई कारण नहीं, एक संयोग है। हो सकता है बट सहयोग नहीं होता, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी मतलब हमारे बायोलॉजी में दी हैं, उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ तीसरा क्या है, यह माता पिता कि बच्चों के जीन का स्तरण के कारण हो सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ चेंज होते हैं सिर्फ सामाजिक चेंज ही नहीं होता, मतलब पर्यावरणीय, दूसरा क्या होता है, अनुवांशिकता का चेंज होता है। तो यही यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कैसे संभव हो पाया कि उस बच्चे की नाक और आँख जो है उसके पति के समान है, वो अनुवांशिकता के कारण या जीन के स्थानांतरण के कारण। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चौथे ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। देखिए इसमें क्या दिया है, बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता है इसलिए वो माता पिता के समान दिखने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे एक जो हमारा बायोलॉजिकल कारण है वही रीजन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या, माता पिता से बच्चों के जीन का स्थान का कारण हो सकता है। बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है कि लैंगिक भेदभाव भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 15(1) के तहत निषिद्ध है। सही है गलत है, बिल्कुल सही। ठीक, आप ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि जो लैंगिक भेदभाव है वो संविधान द्वारा अनुच्छेद 15(1) के तहत निषिद्ध किया गया। बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर को लैंगिक भेदभाव कहते हैं। अब देखो जैविक अंतर की बात की गई है तो मतलब लिंग भेद की बात की गई है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम किसी इंसान को देखते हैं तो कैसे समझ पाते हैं वो पुरुष है और कैसे समझ पाते हैं वो महिला है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही हो गया। ठीक, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, जैविक भेदभाव। यहाँ पे क्या है, लैंगिक भेदभाव। और लैंगिक भेदभाव का मतलब क्या है, रूढ़वादिता, कि आदमी जो है काम करता है, महिलाएं घर पे खाना बनाती है, तो ये लैंगिक भेदभाव है। बट यहाँ पे जैविक अंतर की बात अगर किया है तो यहाँ पे कौन सा, ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि लैंगिक भेदभाव अलग चीज़ है और जैविक भेदभाव मतलब जिससे हमको पता चलता है कि ये लड़का है लड़की, तो इसको जैविक अंतर बोलते हैं। और लैंगिक भेदभाव वो है, जैसे हम लोग बोले बताए नहीं कि जैसे अगर हम बाहर, आदमी जो है बाहर जाके काम करता है और महिलाएं घर का खाना बनाती हैं, ये लैंगिक भेदभाव है। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा, सिर्फ पहला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो मैं चीज़ों को बार बार इतना ज़्यादा अच्छे समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, और आप खुद से करिएगा और लास्ट में बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना सही किया था। ठीक, अब यहाँ पे 8वें क्वेश्चन बात कीजिए। यहाँ पे दिया है कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में, यहाँ पे इस दिया है तो मतलब किस कर दे, किस अवस्था में भाषा विकास सबसे तेज़ी से होता है। अब आप सीधा सीधा समझो, भाषा का विकास सबसे ज़्यादा कब होता है बच्चों में। देखो अगर बच्चा 0 से 2 साल है तो उसको संवेदी, यहाँ पे क्या है, संवेदीगात्मक चरण कहे हैं, तो उसमें बच्चा बहुत कम सीखता है, मतलब बहुत कम वर्ड के बारे में ज्ञान होता है। लेकिन 2 से 7-8 साल का जब बच्चा होता है, सबसे ज़्यादा भाषा का ज्ञान से उसी में होता है। बच्चा अपने आप ही सारी चीज़ों को सीख जाता है और बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। यही रीज़न होता है कि छोटे बच्चे होते हैं जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें सुनने में, तो हमको बहुत प्यारा लगता है कि बच्चा कितना अच्छे से बोल रहा है। तो कौन से एज में बोलता है बच्चा, 2 साल के जब ऊपर होता है। कुछ बच्चे 3 साल में बोलना शुरू करते हैं, कुछ 2.5 साल में बोलना शुरू कर देते हैं। तो 2 से 6 साल का जो वो होता है चरण, सबसे ज़्यादा विकास भाषा का उसी में होता है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें मूल संक्रियात्मक, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 7 से 11 में होता है तो इसमें नहीं होगा। औपचारिक संक्रियात्मक ये 11 के ऊपर है तो इसमें भी नहीं होगा। संवेदीगामक जो है ये क्या है, ये पहला चरण है जिसमें 0 से 2 वर्ष इसमें। हमारा चौथा ऑप्शन आपका सही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जहाँ पे बच्चे की एज 2 से 7 साल है,
वहाँ पे सबसे ज़्यादा भाषा का विकास होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया कि आकलन में स्व आकलन है, मतलब आकलन जब आप किसी बच्चे का मूल्यांकन या आकलन कर रहे हैं तो स्व आकलन क्या है? अब उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, अधिगम के लिए आकलन। ठीक, अधिगम के लिए आकलन। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि अभिकथा ने, उसमें क्या दिया है? मोहन का मानना है कि किसी की मदद से सीखना कहीं अधिक प्रभावी होता है, मतलब कोई मदद कर सिखाए तो ज़्यादा प्रभावी होता है, इसलिए वह विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अपने छात्रों को उनको सीखने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे अगर किसी को बहुत अच्छे से नॉलेज है, वो किसी को सिखाएगा, अच्छे से बच्चे सीख जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिकथन जो था वो सही है। अब इसका कारण क्या है? पहाड़ वह शब्द है, पहाड़ या जिसको हम इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक, इसको किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। तो इसमें अगर हम बात करें क्या है कि पहाड़ वह शब्द है जिसमें स्वयं द्वारा सीखने और दूसरे की सहायता के सीखने के बीच के अंतर को परिभाषित करता है। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि पहाड़ का मतलब है अगर किसी बच्चे को कम नॉलेज या एक जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जहाँ तक बच्चा सीख सकता है, तो वहाँ तक सीखने के बाद अगर उसको आप हेल्प कर रहे हैं तो उसी को पहाड़ बोलते हैं। मतलब अगर बच्चा कोई काम नहीं कर पा रहा है, उससे थोड़ी सी हेल्प आप कर दे, थोड़ा सा हिंट दे दे और बच्चा काम कर ले, तो उसके क्या बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं, इसके फोल्डिंग बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या कह दिया है कि स्वयं द्वारा सीखने और दूसरों की सहायता के बीच में सीखने का अंतर परिभाषित करते हैं, जो कि गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन? पहला अभिकथन तो सही है, बट कारण आपका गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा, मतलब ए सही है, बट आर जो है उसका रीजन जो तर्क दिया है वो गलत है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इसमें क्या है, अनु घर का काम करने से कतराती है। घर का काम मतलब घर का रसोई वाला काम नहीं, अगर कोई स्कूल से काम मिला है तो उसको करने में कतराती है। तो अब इसमें कहा कि समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस रणनीति का उपयोग किया जा सकता है। अब पहला क्या है, इस चौथे ऑप्शन की बात करें, माता पिता को सूचित करके। देखो कोई भी काम अगर आप स्कूल में बच्चे वाला काम है तो उसको शिकायत माता पिता से नहीं करना, जो भी करना आपको करना, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, समस्या की उपेक्षा करके, ये भी गलत हो जाएगा। कोई समस्या है तो या उसको कोई दिक्कत है उसको आप डांटो फटकारो, ऐसा कुछ नहीं, ये भी गलत है। पहला क्या है, विशेष कोचिंग प्रदान करके, ऐसा नहीं, कोचिंग तो आपको बिल्कुल देना ही नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, क्या? कारण का विश्लेषण करें और उपचारात्मक उपाय दें। सबसे बेस्ट ऑप्शन देख के आप खुद ही समझ जाएंगे, हाँ ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो बच्चा अगर काम करने से कतरा है तो आप पहले देखिए कि उसका कारण क्या है, उसके बाद कोई उपचारात्मक शिक्षा उसको दीजिए, कोई उपाय दीजिए ताकि वो बच्चा आसानी से कर ले। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि दो कथन है जिसमें एक तर्क है और दूसरा, एक कथन है दूसरा तर्क है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्या दिया है इसमें। अभिकथन में दिया है, कक्षा शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रखता है जहाँ छात्र सृजनात्मक हो सकता है। बिल्कुल सही है, अगर बच्चे को आप बिजी रखेंगे अपनी गतिविधियों में, मतलब एक्टिविटी में, तो बच्चा क्या क्रिएटिव हो जाएगा और अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल बढ़िया है। ठीक, इसके अगर हम कारण की बात करें, कारण यहाँ पे दिया, इसका जो रीज़न दिया है वो क्या है, तो इसमें यह दिया है कि बच्चे के विकास के दौरान सृजनात्मकता और बौद्धिक योग्यता पर्यावरण और वंशानुक्रम और पर्यावरणीय कारणों पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है, बच्चों का चाहे क्रिएटिव डेवलपमेंट हो या मेंटल डेवलपमेंट अगर होगा तो उसमें वंशानुक्रम एवं पर्यावरण मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि यहाँ देख निर्भर नहीं करता। तो ये कारण गलत हो जाएगा। तो मतलब अभिकथन तो सही है, बट आपका रीजन जो दिया है यहाँ पे कारण वो गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे देखा जाए ए सही है परंतु आर गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, तो कौन सा ऐसा है जो अधिगम की विशेषता नहीं है। पहले ऑप्शन की बात करें तो अधिगम व्यवहार में बदलाव लाता है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, अगर बच्चा कोई सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। दूसरा क्या है, अधिगम उचित समायोजन की मदद करता है। उचित समायोजन मतलब अगर आपको बताया जाएगा तो कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत, उसको आप समझ पाओगे, तो वही तो बताया समायोजन करना, तो ये भी सही है। तीसरा क्या है, अधिगम गतिविधि और पर्यावरण का उत्पाद है। बिल्कुल, गतिविधि जो एक्टिविटी आप करा रहे हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट से सामाजिक कारणों से मिल रहा है वही तो उसका उत्पाद है। अधिगम मतलब सीखना होता है। ठीक, वही तो सीखने। चौथा ऑप्शन की बात करें तो अधिगम एक उत्पाद है पर प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल गलत, उत्पाद है ठीक लेकिन प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। अधिगम मतलब सीखना क्या एक प्रक्रिया है। ऐसे नहीं बच्चे के बच्चा जो पेट में जन्म लेता है ऐसे सारी चीज़ सीख के आता है, वो एक प्रोसेस के दौरान ही सारी चीज़ सीखता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पूछा था और क्वेश्चन क्या था, विशेषता नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अगर देखा जाए यहाँ पे, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा जो कि ये अधिगम एक उत्पाद की प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन बात करिए, यहाँ पे क्या दिया है कि किस संदर्भ में पियाजे और वाइगोस्की विचार एक दूसरे से भिन्न है।
अब यहाँ पे पहला इन्होंने क्या तर्क दिया, पियाजे का मानना था कि भाषा का विकास सामाजिक संपर्क से होता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा का विकास सामाजिक संपर्क से होता था। तो ये ऐसे ही गलत हो, इसको आगे पढ़ना नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास उसके अपने संज्ञान से होता है। बिल्कुल सही, उन्होंने क्या कहा था, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है भाषा का ज्ञान अपने आप सीख जाता है। और दूसरा इसमें क्या दिया, और वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। बिल्कुल सही, आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जब जीन पियाजे ने जो कहा था कि भाषा का जो विकास होता है बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो सीख जाता है, और वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि एक शिक्षक बच्चों के विचारों को नैतिकता के प्रति कैसे आकर्षित कर सकता है। ठीक, नैतिकता के प्रति। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा एग्जाम्पल दे बच्चा, ताकि ऐसी कौन सी चीज़ें कराए ताकि बच्चा नैतिकता के बारे में आकर्षित हो जाए। अब देखो पहला चौथा ऑप्शन की हम बात करें, छात्रों को दंडित करना। अब बताओ मारपीट के उनको नैतिकता सिखाओगे? बिल्कुल नहीं। तीसरा क्या है, उन्हें उनके नैतिक विचार को प्राप्त करने के लिए भावनात्मक बनाकर। अब बताओ अगर उनको कोई चीज़ नैतिक विचार समझाना तो भावनात्मक बनाकर मतलब क्या करना है? आप उनको मतलब कोई ऐसी स्टोरी सुनाओ ताकि वो भावुक हो जाएं, रोने गाने लगें, या मतलब इस तरह की चीज़ें करा। बिल्कुल नहीं, ऐसा चीज़ें नहीं कराना आपको। दूसरा क्या है, उन्हें विभिन्न पाठ्यचर्या गतिविधियों में शामिल करके, हो सकता है बट पाठ्यचर्या की गतिविधियों में शामिल करके नैतिकता नहीं सिखा सकते, मोरल चीज़ें आप उनको नहीं सिखाए। तो मोरलिटी तब सिखा सकते, ये भी गलत है। मोरलिटी क्या है, हिंज की दुविधा की कहानी बताकर, उनकी जो दुविधा थी कैसे कैसे क्या प्रोसेस है कहानी बताकर फिर उनसे राय लीजिए, तब पता चले कि नैतिकता का विकास बच्चों में कितना हुआ है। क्योंकि उसमें अलग अलग प्रोसेस था ना, कि जैसे जो हिंज का जो नियम, हिंज की जो कहानी है उसमें यही था ना कि एक मेडिकल स्टोर के पास वो दवा होती है, और जो हिंज नाम का व्यक्ति था उसकी वाइफ बीमार थी, और वो दवा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सिर्फ उसी मेडिकल स्टोर पर मिल रही है। बट वो दवा की कीमत 10,000 रुपये की थी, जो रियल में उसकी वैल्यू नहीं है, बट उसी दुकान पर इसलिए उसको अधिक दाम पे दे रहा और एक भी रुपये कम करने के लिए तैयार नहीं था। जो हिंज नाम का व्यक्ति था वो क्या कहता है, उससे हमारे पास कुछ कम पैसे हैं, मान लो 7,000 उसके पास है, तो आप इतने ले लीजिए, बाकी 3,000 मैं अपनी घर जाके वहाँ से लाऊंगा फिर आपको दे दूंगा। तो दुकानदार बोलता है नहीं आपको पूरे पैसे पे ही करना होगा। तो हिंज के सामने दुविधा हो जाती है। हिंज ये सोचता है अगर मैं दवा लेके नहीं गया तो मेरी वाइफ मर जाएगी, ठीक, और अगर दवा लेना चाहूँगा तो मैं ले नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये देगा नहीं। हिंज ये सोचता मैं इसको चुरा के ले जाता हूँ, उसके बाद जाके पहले अपनी बीवी खिलाऊँ, उसके बाद आके दवा दे दूंगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन जब आप बताएंगे तो बच्चा अलग अलग प्रतिक्रिया देगा, कि वो कहेगा नहीं ये सही था ये गलत था। तब आपको समझ आया कि बच्चा किस नैतिकता की ओर है, उसके नैतिक विचार में कितनी वृद्धि हुई है, तब वहाँ पे आप समझ पाएंगे, ठीक। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर यहाँ पे आपको पूछा जाए तो क्या होगा, हिंज की जो दुविधा वाली कहानी सुना के उसमें बच्चों की राय लीजिए, ठीक। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की बात करें, आप क्या दिए, निम्नलिखित में कौन सी एक बच्चे के विकास में की विशेषता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है 2, इसमें आपको बताना कौन सी विकास की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे क्या दिए, लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से बच्चा अनेक योग्यताओं का विकास करता है। बिल्कुल सही है, ठीक। बट ये हमारा ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि हमको ढूंढना नहीं वाला कौन सा है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे बच्चे के विकास में पर्यावरणीय कारक की कोई भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर विकास होगा तो पर्यावरण कारक भी इंपॉर्टेंट होगा, और हमारा जो हेरिडिटी का है अनुवांशिकता का वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये गलत हो जाएगा, जो कि यही पूछा गया था कौन सी विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम सही आंसर की बात करें कौन सा हो जाएगा, दूसरा, बच्चे के विकास में पर्यावरणीय कारक की कोई भूमिका नहीं होती, ये हमारा गलत है और ये हमसे पूछा गया था, ठीक। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया, एक शिक्षक सदैव अपने छात्रों के एक विषय क्षेत्र से अर्जित ज्ञान को अन्य विषय क्षेत्रों से ज्ञान में जोड़ने में मदद कर रहा है, वो किसको बढ़ावा दे रहा है। अब जैसे सिंपल सी बात है, मान लो जो छात्र है, जो शिक्षक है, छात्र को मान लो आप इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, EVS की क्लास है, ठीक। उसमें अगर आप वो बच्चे से कह रहा है, ठीक है, आप पानी के बारे में पढ़ा रहे हैं, मतलब पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये तो किसका पार्ट है, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, जो पर्यावरण का पार्ट है। बट अगर वो टीचर कह दे बच्चों से कि आप पानी पे जो 2-3 पर्यायवाची आप लिख के लाओ, तो किसका पार्ट हो गया, हिंदी का पार्ट हो गया। और मान लो कह दे कि आप पानी आपके घर में कितना यूज होता है या बगल वाले घर में कितना लीटर यूज हो रहा है, तो क्या होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। मान लो आपके घर में 5 लीटर यूज होगा और किसी अन्य के घर में 6 लीटर यूज होगा, तो इसमें क्या हो गया, पढ़ा था इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण को पढ़ा था, बट हिंदी को भी पूछ लिया, पर्यायवाची पूछ के, और यहाँ पे मैथ को भी पूछ लिया, ठीक। या इसी तरह अगर इंग्लिश में पूछना चाहे तो कह दे कि पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक, तो वाटर हो गया। तो एक ही चीज़ से अन्य विषयों के ज्ञान में अगर जोड़ रहा है तो वो कौन सा संबंध है। तब देखो यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन पुनर्वर्णन का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि सहसंबंध और ज्ञान के स्थानांतरण को।
अगर आप एक चीज़ को जान गए हैं तो संबंध बनाइए दूसरे सब्जेक्ट से। तो यही तो मैं बताया ना आपको, पानी के अगर पानी पढ़ा रहे हो पर्यावरण के बारे में, बट अगर पर्यावरण की पर्यायवाची उसमें पानी की पर्यायवाची पूछ ले, हिंदी सब्जेक्ट में चला गया और पूछ ले पानी की खपत हर घर में कितनी है, तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। और पूछ ले पानी का इंग्लिश में क्या मतलब होता है, तो वाटर होता है। तो हर एक सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ाना, यही मतलब है संबंध एवं ज्ञान के हस्तांतरण को। तो कौन से किसको बढ़ावा दे रहा है यहाँ पे, दूसरे ऑप्शन को, हमारा यही सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता को बिल्कुल नहीं, और छात्रों की स्वायत्ता को ये भी नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सही होगा दूसरा। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ क्या दिया, विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत को संदर्भित करता है। अब सीधा सीधा मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था, विकास जो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, उसको क्या बोलते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। तो इस पर ज़्यादा समय नहीं देना है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा, निरंतरता का सिद्धांत। दिन प्रतिदिन चलने वाली या जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया, तो क्या निरंतरता का सिद्धांत ही होगा, हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया है, बच्चा एक सामाजिक प्राणी है, वह पैदा होने के बाद समाज का सदस्य बन जाता है। आपके अनुसार बच्चा अपनी सामाजिक शिक्षा सबसे पहले कहाँ से प्राप्त करता है। अब बताओ, बच्चा सबसे पहले बोलना या किससे कैसे बिहेवियर करना चाहिए कहाँ सीखता है, परिवार से सीखता है ना। तो इसमें सोचना ही नहीं है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि क्या है, हमारा परिवार है। ठीक, तो क्योंकि मित्र तो होगा नहीं, मित्र से सारी पैदा होती मित्र थोड़ी बना लेते हैं ना, पैदा होती हुई रिश्तेदार बना लेते हैं ना, पैदा होती हुई विद्यालय में जाता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ रहता है तो परिवार रहता है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चौथा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है कि एक छात्र त्रुटि करता है, ठीक, गलती करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या नहीं करोगे। अब आपको यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है। ठीक, तो सबसे पहले हम पहले की बात करें, यहाँ पे क्या दिया है, छात्र को सही उत्तर देंगे, बिल्कुल गलत। ठीक, छात्र को सही उत्तर देने का मतलब क्या हो जाएगा, गलत क्या आप बता दिए तो सीख थोड़ी पाएगा, वो जान जाए हाँ इसका उत्तर ये है, बट उससे सीख नहीं पाएगा। दूसरा क्या है, छात्र को अन्य छात्रों के उत्तर की नकल करने की अनुमति देना, बिल्कुल आप नकल करने के लिए बिल्कुल आप अनुमति नहीं देंगे। तीसरे ऑप्शन की बात करें, आप क्या दिए, छात्र से किसी वैकल्पिक विधि का उपयोग करने या स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए इसे फिर से करने के लिए कहें, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप उनको कोई विकल्प, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन बच्चा कर रहा है, ठीक, जैसे मान लो 2 + 2 4 कर दे रहा है और वो 5 कर दे रहा है, तो आप उसको बता, यहाँ पे 4 भी हो सकता है बेटा कि 3 हो गया, थोड़ा चेक कर लो, तो खुद ही समझेगा अच्छा हम गलत किए, तो फिर से खुद कोशिश करेगा तो सही कर लेगा। तो स्वयं से अगर त्रुटि का पता लगा कर रहा है तो बच्चा सबसे अच्छा सीख रहा है। तो ये तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहले 2 ऑप्शन अब गलत हो गए हैं। चौथे की बात की, यहाँ क्या है, छात्र को दिखाएंगे कि त्रुटियाँ कहाँ हुई हैं और उनसे फिर से करने के लिए कहेंगे, ये भी ठीक माना जाएगा। जहाँ गलती उनको आप बता दीजिए और बोलिए कि आप बेटा फिर से ऐसे क्वेश्चन, कोई दूसरा क्वेश्चन है या दूसरा एग्जाम्पल आप उनको दे करो। बट अब यहाँ पे 2 ऑप्शन सही 2 गलत। पूछा क्या है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या नहीं करोगे, तो क्या चीज़ें नहीं करोगे, तो हमारे यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा किस में सही है, हमारा सही है हमारे चौथे ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा, ए और बी। ठीक, तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया है कि सामग्री और प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करने के लिए विद्यार्थी को उनकी शिक्षा के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सिखाया जा सकता है, तो जिसे कहा जाता है। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो सामग्री है और प्रक्रिया उसको प्रतिबिंबित करने के लिए विद्यार्थी को उनकी कक्षा के बारे में प्रश्न पूछने के लिए, अगर उनसे प्रश्न पूछने के लिए सिखाया जा रहा है, तो क्या मतलब हो रहा है, स्व प्रश्न करना हो रहा है ना, तुलना तो नहीं हो रहा है, न परिकल्पना की जा रही है, न स्वमूल्यांकन हो रहा है। अगर उनको खुद से सिखाया जा रहा है कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है या किस तरह चीज़ें हो रही है, तो उसमें क्या एक शिक्षक क्या कर रहा है, उसमें ये बच्चों को सिखा रहा है कि स्व प्रश्न करना क्या होता है। तो यही यहाँ पे होगा, चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ पे दिया है कि NEP 2020 के अनुसार बच्चों की आयु किस कक्षा तक 5 वर्ष होगी। 5 वर्ष कब होगी, जब वो बच्चा किस में होगा, प्रारंभिक कक्षा में अपनी होगा। 3 वर्ष तो आंगनबाड़ी में रहता है, तो ये तो होगा नहीं, तो प्रारंभिक कक्षा में। रचनात्मक कक्षा ऐसा कुछ है ही नहीं, ना वोकेशनल कक्षा है। NEP में प्रारंभिक कक्षा की बात की गई, आंगनबाड़ी की बात की, उससे उच्च प्राइमरी, इन सब की बात की गई है। तो आंगनबाड़ी में बच्चा किस साल में रहेगा, 3 साल की उम्र में रहेगा तब होगा। 5 साल में कब रहेगा, प्रारंभिक कक्षा में रहेगा। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा, और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रारंभिक कक्षा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में व्याख्या की गई है कि उचित व्यवहार के साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन करना स्थापित या वैध प्रतिकार के प्रति सम्मान दर्शाता है एवं स्वयं के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में शामिल करता है। तो इस तरह की चीज़ें कब आती है कि समाज का नियम फॉलो करना है, एक बच्चा है समाज का नियम कब फॉलो करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो ये भी देखेगा कि समाज में उसको
अगर बने रखना है तो उस जो नियम बनाया गया उसका सम्मान करना है या स्वयं के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। तो ये कब होता है आपको ये देखना है। पहला क्या है ऑप्शन, अच्छा लड़का है अच्छा लड़की, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है बच्चा ये देखता है कि हमारे बारे में कौन अच्छा सोच रहा है, या मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मेरा साइड तो नहीं खराब, मेरा बाल तो नहीं खराब है, वो अच्छा हमेशा बनने की कोशिश करेगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है, इसमें किसी एक समाज के लिए आप हर एक नियम कानून तोड़ के कोई चीज़ करो तो वो होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जो कि इसमें भी ये नहीं, क्योंकि इसमें दिया है कि नियम का पालन करना, वो भी समाज के डर से, चाहे कह लीजिए चाहे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कह लीजिए। ठीक, तो पहला दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरे ऑप्शन की बात हम यहाँ पे करें, यहाँ पे क्या दिया है तीसरे ऑप्शन में, सामाजिक अनुबंध एवं कानूनी उन्मुखीकरण। देखो सामाजिक अनुबंध तो ठीक है, बट कानून का उन्मुखीकरण थोड़ी वो कर रहा है। ठीक, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन की बचा और ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिया कानून एवं व्यवस्था का उन्मुखीकरण। कानून व्यवस्था को उन्मुखी करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बच्चा जो है चाहे समाज के डर से कह लीजिए, चाहे कानून के डर से कह लीजिए, चाहे जो व्यवस्था समाज में बना के उसके डर से हर नियम का फॉलो करेगा, चाहे किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि उचित व्यवहार के साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन स्थापित व वैध प्राधिकार के प्रति सम्मान दर्शाता है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। अभिप्रेरणा का मतलब क्या, मोटिवेट, आप बच्चों को मोटिवेट कैसे करेंगे, बस और सिर्फ इतना पूछा गया। अब प्रेरणा जब भाई आ जाए तो आप ये समझ लीजिए मोटिवेशन की बात हो रही है। तो ये बताइए बच्चों को दंड देकर मोटिवेट करेंगे, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, ये भी गलत है सॉरी। दूसरे ऑप्शन की बात करें, आप दिए बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप को देखें, ये भी गलत है। अब बताओ बच्चों को छोटे छोटे एक्टिविटी करा के आप उसको समझ लेंगे कि आप उसको प्रेरणा दे पाएंगे या उसको मोटिवेट कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया कि प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देके, मतलब आप उनको बताइए कि आप पढ़ेंगे तो आप ये बन सकते हैं, आप लाइफ में ये कर सकते हैं, तो इससे बच्चा मोटिवेट होगा ना। तो हम लोग जब बच्चों को मोटिवेट करें तो यही तो कहते हैं कि पढ़ो, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो इससे मोटिवेट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पूछा कि है, एक बार एक शिक्षक को पता चला कि उसके दक्षिण भारतीय अंग्रेजी भाषा के छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछना अशिष्ट समझते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने का मतलब है कि शिक्षक ने शिक्षण का खराब काम किया है। तो यह निम्नलिखित किस धारणा को सम्मान करता है। मतलब एक दक्षिण भारतीय अंग्रेजी भाषा का छात्र है, वो शिक्षक से प्रश्न पूछने में शर्माता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है अगर हम प्रश्न पूछ लेंगे तो शिक्षक का अपमान हो जाएगा कि शिक्षक ने सही से नहीं पढ़ाया है, उसका मतलब ये है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती है, तो बच्चे के मन में क्या चीज़ें आएंगी, यही पूछा गया है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, पहले ऑप्शन की, तो यहाँ पे देखिए कि यदि उसके अंग्रेजी भाषा सीखने वाले छात्र प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो उन्हें उससे यह पूछने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप एक शिक्षक है तो आप क्या करेंगे, तो इस तरह से बच्चों को आप क्या करेंगे, आप उनसे कहेंगे कि देखो अगर आप प्रश्न नहीं कर रहे हो तो आखिर ऐसी क्या रीज़न, आप उसके कारण का पता लगाओगे। और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बच्चा जो ये सोचना अगर मैं पूछ लूँगा तो इसका मतलब शिक्षक जो खराब है, वो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो जब इस तरह से चीज़ें सामने आपके आए तो आपको पहला काम क्या करना है कि अगर ऐसी चीज़ें आए तो उस बच्चे से आप पूछिए कि आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं, तो समझ जाएगी हाँ शिक्षक तो सही पढ़ा रहे हैं, अगर मैं नहीं कर तो मैं गलत थिंकिंग रखा हूँ। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑप्शन तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इस पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे दिया कि प्रतीक्षा एक लड़की है जो अभी अभी घर आई, उसका घरेलू सामान जिसमें उसका फर्नीचर आज शामिल है बाहर ढेर पड़ा हुआ है, मतलब बहुत सारे सामान जो बाहर पड़े हुए हैं। वह बैठक में, मतलब जो जहाँ पे बैठा जाता है वहाँ, फिर शयन कक्ष में, रसोई, शौचालय आदि में प्रवेश करती, हर जगह जाती है। वह विभिन्न कमरों में उपलब्ध रिक्त स्थान की जांच करती है और पता लगाती है कि वह अपने बेड, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, सोफा इत्यादि को कहाँ रखेगी। वह अचानक उस स्थान को देखती जहाँ वह टीवी का बड़ा टेबल लैंप रख सकती है। ठीक, एक स्थान देखती जहाँ पे टीवी का बड़ा टेबल लैंप रख सकती है। तो इस घटना में वो किस पर जोर दे रही है। तो देखो अगर वो अपने घर में सारी चीज़ों के बारे में सोच रही है तो सबसे ज़्यादा किस पे जोर दे रही है। तो हम अगर ऑप्शन की बात करें, चौथे ऑप्शन पे यहाँ पे क्या है, विचार को संप्रेषित करने के लिए भाषा केवल एक उपकरण है। केवल आगे तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि निगेटिव मान जाता है। अब देखो यहाँ सा है, अब यहाँ भा होगा। ठीक, तो क्या है, भाषा और विचार परस्पर जुड़े होते बट यहाँ पे क्या है, वो स्वतंत्र है। क्योंकि यहाँ पे दिखा ना, जहाँ टीवी, अचानक वह एक स्थान देखती जहाँ पे टीवी और बड़ा टेबल लैंप रखा जा सकता है। तो यहाँ पे परस्पर जुड़े, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, भाषा विचार से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है।
पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो विचार है भाषा से स्वतंत्र है। आप चाहे हिंदी में सोचिए चाहे इंग्लिश में सोचिए, विचार तो आप कर ही लेंगे ना। तो यही आप ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब वो एक थिंकिंग यहाँ पे जनरेट कर पा रही है। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात अगर हम करें, यहाँ पे अभिकथन दिया और उसका कारण दिया है। पहला अभिकथन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया है कि राधा के माता पिता देखते हैं कि एक बच्चे का विकास अनेक कारणों पर निर्भर करता है, जो कि सही है, जैसे कि भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और जैविक योग्यताएं। बिल्कुल सही है, उनका सोचने का जो उन्होंने जो सोचा है ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, जीन पियाजे का एक बच्चे और विकास के सिद्धांत में भौतिक वातावरण और जैविक योग्यताओं पर आधारित है, ठीक, और एक सामाजिक पहलू की उपेक्षा करता है। बिल्कुल सही है। अब उन्होंने क्या कहा है कि भौतिक वातावरण और जैविक योग्यता, मतलब जब बच्चा बड़ा होता है तो चीज़ों को खुद से ही सीख लेता है। सामाजिक पहलू की उपेक्षा किया है। जीन पियाजे ने कहा समाज से कोई लेन देन नहीं लेना देना होता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, बट क्या एक कथन दूसरे को वेरीफाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो हम ऐसे ऑप्शन को ढूंढेंगे। यहाँ पे क्या ऑप्शन है? बी से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, अभिकथन और जो कारण है दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा, जो कि सही है, ठीक। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कि दृष्टि क्षीणता वाले एक बच्चा किसकी मदद से अधिगम को अधिकतम करता है? जो बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो कौन सा ऐसा तरीका बच्चा जहाँ पे अधिगम को सबसे ज़्यादा सीखेगा? तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें, क्या है? स्पर्श संबंधी इनपुट। बिल्कुल नहीं। अभी बताओ, बच्चे को छू छू के थोड़ी पढ़ाओगे, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। गति संवेदी प्रणाली, ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरा क्या है? श्रवण प्रणाली। अगर एक बच्चा जो देख नहीं पा रहा है, तो अगर किसी चीज़ को सीखेगा तो सुन के ही तो ज़्यादा सीखेगा। तो श्रवण प्रणाली से बच्चा सबसे अधिकतम अधिगम करता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखो यहाँ पे चौथा क्या है? शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो सबसे बच्चा अगर ज़्यादा कोई सीखेगा, जो बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो सुन के सबसे ज़्यादा सीखेगा। अब उसके लिए आप चाहे कोई भी अधिगम प्रणाली सहायक सामग्री का यूज करिए, तो बच्चा तभी सीख पाएगा जब ज़्यादा वो सुनेगा। तो यहाँ पे आपका सबसे अच्छा ऑप्शन कौन हो जाएगा? तीसरा, श्रवण प्रणाली। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए किस प्रकार का शिक्षण शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करता है? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो व्यक्तिगत भिन्नता उसको ध्यान रखने में मदद करता है? पहला क्या? मानकीकृत एक समान। एक समान तो आप एक जहाँ व्यक्ति भिन्नता की बात हो गई वहाँ ना तो मानकीकृत सही, ना तो एक समान सही है। दूसरा क्या है? पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित। बिल्कुल गलत। आप ऐसे क्वेश्चन खुद ही समझ जाएं कि ये गलत है। तो तीसरा क्या? पूरी तरह पाठ्यक्रमों पर केंद्रित, ये भी गलत है। तो चौथा ऑप्शन तो अपने आप में ही सही हो गया, बट हम समझे क्यों? क्योंकि यहाँ पे संलग्न और संदर्भित। इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है पर्टिकुलर, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है और उसको क्या देना चाहिए, यही तो व्यक्ति की भिन्नता का मदद है, यही भी व्यक्ति भिन्नता का काम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका चौथा। आई थिंक चीज़ समझ में आ रही हो। अब हम पहुँच गए अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अब यहाँ पे क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा विज्ञापन लिंग रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है? अब यहाँ पहला ऑप्शन है स्पोर्ट्स शू के विज्ञापन में फुटबॉल खेलती एक लड़की। अब ये तो सही है, यही आपका, क्योंकि उदाहरण ऐसा नहीं जिसमें लिंग रूढ़िवादिता ना हो, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स शूज, अब जैसे हम लोग की मानता क्या है, लड़कियां स्पोर्ट नहीं खेलती, लड़के खेलते हैं, बट यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स शू के विज्ञापन में अगर फुटबॉल खेलती की लड़की को दिखाया जा रहा है, तो जो रूढ़िवादिता का उदाहरण है उसको यहाँ पे गलत कर रहा है, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। और ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें दिया कि टेनिस रैकेट के विज्ञापन में टेनिस खेलता है लड़का। अब बताओ क्या टेनिस सिर्फ लड़के खेलते हैं? दोनों लोग खेलते हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। तीसरा क्या है? लिपस्टिक के विज्ञापन में मेकअप करती है एक लड़की। अब देखो हम लोग बचपन से या शुरू से समझ कि लिपस्टिक सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ लगाती हैं, बट लड़के भी लगाते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, ठीक। अब जिन्हें कि होठ को या जो हमारे लिप्स उसको लाल ही किया जाए, बहुत तरह के मतलब प्रोडक्ट आते हैं जिसमें लड़के भी इसका यूज करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ये रूढ़िवादिता को दिखा रहा है कि मेकअप जो सिर्फ लड़कियाँ करती हैं। चौथा क्या? एक कार के विज्ञापन में एक महिला को उसके पति द्वारा कार्यालय छोड़ा। सीधी सी बात है, अगर एक पति जो है महिला को कार्यालय छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या? महिला गाड़ी नहीं चलाती है, तो ये रूढ़िवादिता को दिखा रहा है, ठीक। तो यहाँ आपका सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है? पहला, ठीक है। पहले ऑप्शन की बात की जाए, इसमें क्या दी? स्पोर्ट्स शू के विज्ञापन फुटबॉल खेलती एक लड़की। तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस किया है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन, तो आपसे ज़रूर पूछिएगा, या नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें हम लाएं, तो हम ज़रूर लाएंगे, कोशिश करेंगे उस चीज़ को सही करने की। और मैं बहुत जल्दी EVS की एक मैराथन लाऊंगा, जहाँ पे NCERT की जितने भी टॉपिक आपके EVS में पूछे जा सकते हैं उसको मैं कवर करूँगा। 1.5 से 2 घंटे में सारा मैं कवर कर दूँगा। उसके बाद
ये एससीईआरटी की जो बुक है, क्योंकि मैं देख रहा था मैक्सिमम क्वेश्चन एससीईआरटी की बुक से भी आया है, जो बिहार की बुक है, तो उसको भी मैं 1.5 से 2 घंटे की कोई वीडियो बना के कवर कर दूंगा। मतलब मान के 2 से 3 घंटे की वीडियो में आपका पूरा ईवीएस आपका खत्म हो जाएगा। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, उस पर काम जारी है, क्योंकि बहुत सारा उसमें लिखना है और पीडीएफ कन्वर्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है। बहुत जल्द मिलते हैं उसके लिए। और अगर आपको सच में मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।